जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूपी स्पेशल के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यूपी स्पेशल के 7 से 8 टॉपिक। तो आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में पूरा डायग्राम के द्वारा हम लोग कवर करने वाले हैं। जितने डायग्राम के द्वारा सारा पूरा अच्छे से बेहतरीन कंटेंट हम लोग कवर करेंगे। आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नोट्स आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, तो नोट्स मत बनाइएगा, सिर्फ आप वीडियो को देखिएगा। ठीक है, नोट्स हम आप लोगों को PDF इसकी प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में 7 से 8 टॉपिक हैं जो हम लगभग पूरे जो चाहे यूपी कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हो या SI की तैयारी कर रहे हो या यूपी होम गार्ड की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाली है। तो आपको दिखा दें कि सबसे पहले जो यूपी SI के लिए जो इसका सिलेबस था, ये पूरा नोट्स है। यूपी स्पेशल का ये क्लास नोट्स है GS रिव्यू का। तो क्लास नोट्स को ही हम आपको समझाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख लो कि ये पूरा उसका एक सिलेबस है। ये सिलेबस है, आपको सिलेबस दिखा रहे हैं। ये पूरा आपका सिलेबस है। इतने टॉपिक आपके दिए गए हैं, इतने टॉपिक हैं जो यूपी SI यूपी कांस्टेबल के लिए बिल्कुल निर्धारित टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, इतने एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे। बस आप वीडियो को शेयर करिएगा, बस इतना आप सपोर्ट करिएगा। आपको PDF भी उपलब्ध कराएंगे। अब आपको बता दें कि आज की क्लास में हम लोग लगभग 7 टॉपिक कवर करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में 6-7 टॉपिक, इसी तरीके से 7-7 8-8 टॉपिक कवर करेंगे। लगभग 3 वीडियो में पूरी हम ये पूरा आपका यूपी स्पेशल कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमने आपको बता दिया ये ऑफिशियल सिलेबस था। अब हम लोग अपनी क्लास को देखेंगे कि आज हम लोग इस क्लास में कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आप लोग जितने लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें और बेल आइकन को प्रेस करके रख लें, ताकि जितने वीडियो बनाएं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। चलिए देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में इन टॉपिक को कवर करेंगे। सामान्य परिचय यूपी का पढ़ेंगे, उत्सव, मेले, रामसर, प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य, बांध, नदियाँ, प्रमुख अधिवेशन और महाजनपद। ये लगभग 7-8 टॉपिक हैं। ठीक है, इस तरीके से हम चीज़ों को कवर करेंगे। आप निश्चिंत रहिएगा। अधिकतम 4 वीडियो में पूरे जितने टॉपिक हमने ये ऊपर आपको दिखाए हैं ना, ये सारे टॉपिक कवर होंगे। लगभग आप देखोगे 28 से 29 टॉपिक हैं, 30 सारे टॉपिक हम कवर कर देंगे। अब बस आप वीडियो पूरा अच्छे से देखा करिए। चलिए, और वीडियो को शेयर जरूर करिए। देखो, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट्स हम लोगों को चीज़ों को कवर करना है हमें। तो स्टार्टिंग पॉइंट्स हम लोग देखते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो देखते हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये 2015 में घोषित हुआ था। आकार क्या है यूपी का, अगर हम लोग बात करें तो लंबवत है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240। यानी इस तरीके से अगर मैप करें तो ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 और इसकी लंबाई 240 किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल लिखा हुआ है 24,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.5 लगभग 7.33% है। जनसंख्या क्या है, तो आपकी जनसंख्या दे दी गई है जो पूरी जनसंख्या का लगभग 16.5% है। और जनसंख्या में यूपी सबसे पहले नंबर पे। देखो, बेसिक आपको तो पढ़ के ही रखना है। आप ये सोचो ये हमें आता है तो हम इसको स्किप कर दें, बिल्कुल आता है तो आप स्किप करो, वीडियो को बढ़ा लो। लेकिन बेसिक से बिल्कुल जीरो से, ठीक है, बेसिक से एडवांस तक हम चीज़ों को कवर करेंगे। आप देखते जाइएगा पूरा बेसिक से एडवांस तक। अब इसका पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र। अगर इसी को हम लोग मैप में देखें, ये देखो हमने पूरा मैप आप लोगों के लिए ये तैयार किया हुआ है। ठीक है, अब ये मैप है, अब हम लोग इसको देखने वाले हैं। अगर हम लोग मैप में इसको देखें तो ये था, ये इस तरीके से हमने ये आपका पूरब से पश्चिम, ये उत्तर से दक्षिण, ये वाला उत्तर से दक्षिण हो गया, ये उत्तर से दक्षिण हो गया। तो ये पूर्वी जिला क्या है, बलिया, पश्चिमी जिला क्या है, शामली, उत्तरी जिला क्या है, सहारनपुर, दक्षिणी जिला क्या है, सोनभद्र। तो ये आपके वो जिले हो गए। यही यहाँ पे आपको दर्शाया गया है, यही यहाँ पे दर्शाया गया है। अच्छा, एक बात और है, इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ यहाँ पे बनती है, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आप लोगों को लिए है, इसको याद रखिएगा। जो सहारनपुर है वो हिमाचल प्रदेश, मात्र एक ऐसा राज्य है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सहारनपुर की सीमा हिमाचल प्रदेश से टच होती है और यह राज्य की सबसे छोटी सीमा को टच करता है, राज्य की सबसे छोटी सीमा को टच करता है। और दक्षिण में जो सोनभद्र है वो 4 राज्य MP, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड राज्य को
टच करता है। कितने राज्यों को? 4 राज्यों को सोनभद्र की सीमा टच होती है। 4 राज्य कौन कौन से? MP, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। अगर हम आपको मैप में दिखाएं तो ये हमारा है सोनभद्र, ये सोनभद्र है। अब सोनभद्र देख लो, ये सोनभद्र है, किसको किसको टच कर रहा है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये पूरे सर्कल मध्य प्रदेश का है। ठीक है, इस तरीके से ये टच करता है। तो ये आपने अच्छे से यहाँ से समझने का प्रयास किया। अब कितने इसके राज्य हैं जो यूपी को टच करते हैं? ठीक है, कितने? तो देखो, सबसे पहले देख लो उत्तराखंड, फिर है बिहार, फिर है झारखंड, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है राजस्थान, फिर है हरियाणा, फिर है हिमाचल प्रदेश। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्य हो गए प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो टोटल यूपी के स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। कितनी हो गई? 9 हो गई। आई होप चीज़ें आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बताने का जो हमारा मीनिंग है कि ये 9 राज्यों को टच करते हैं। 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित, एक क्या है? केंद्र शासित। टोटल 9 राज्यों की सीमा को टच करता है, जिसमें एमपी है। एमपी सिर्फ यूपी के 11 जिलों में अपनी क्या बनाता है? बॉर्डर बनाता है, सीमा बनाता है। यूपी के 11 जिले हैं जो एमपी को स्पर्श करते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और इसके बाद यहाँ पे हमने लिख रखा है हरियाणा 6, हिमाचल 1, बिहार 7, उत्तराखंड 7, झारखंड 1, छत्तीसगढ़। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। आई होप चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ रही गई। यहाँ पे हमने आपको बेसिक बताया यूपी का बेसिक बताया। इसके बाद हमने यहाँ पे मैप पे आपको दर्शाया कि पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला कौन सा है। हाँ, ये PDF के लिए आप लोगों के लिए पूरा बैच है। ठीक है, अगर यूपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो, आप यूपी होमगार्ड की भी तैयारी कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट वही है, बस उसका लेवल बदलता है। ठीक है, उसमें मूल विधि का कोई संबंध नहीं है। तो होमगार्ड के लिए एक अलग से बैच भी चालू होने वाला है। तो आपको बता दें, अगर यूपी कांस्टेबल और SI की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप SI की तैयारी करोगे तो सॉल्व पेपर, सामान्य अध्ययन, यूपी स्पेशल और मूल विधि और संविधान, इसके अलावा स्टैटिक, इतनी 4 बुकलेटें ये और एक स्टैटिक 5वीं बुकलेट आपको मिलेगी। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो मूल विधि का आप काट दीजिए, बाकी कंटेंट आपको कांस्टेबल के लिए मिल जाएगा। बहुत बेहतर कंटेंट है। आप लोगों को सिर्फ GS रिव्यू नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहाँ पे आपको कंटेंट उपलब्ध हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में टेलीग्राम का लिंक और एप्लीकेशन का दोनों का लगा देंगे, तो आप जाकर के PDF देख लीजिएगा। चलिए, ये तो बात हो गई क्लास के PDF के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यूपी के जो सीमा वाले राज्य थे, हमने आपको क्या बताया कि सर आपने अभी बताया हमको कि 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित, 9 हैं। 8 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, MP, राजस्थान, हरियाणा है। एक केंद्र शासित कौन सा था? दिल्ली था। और इसकी सीमा एक देश से भी लगती थी, तो वो कौन सा देश है? तो नेपाल है। नेपाल यूपी के 7 जिलों को टच करता है। कौन से? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। सब कुछ आपके सिस्टम से बिल्कुल लिखा है कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पे आप अच्छे से इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, आपके समझ में ये चीज़ें आ गई होंगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। ये भी पूछते हैं, कुछ फैक्ट पूछते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। सबसे वर्षा वाला स्थान कौन सा है? गोरखपुर है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? मथुरा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी है। जनसंख्या में इलाहाबाद है, वैसे लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में हापुड़ है, जनसंख्या में महोबा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह तीर और धनुष है, जिसको 1978 में एक्सेप्ट करा गया था, स्वीकारा गया था, इसको लागू किया गया था। जो धनुष और तीर है, इसमें जो हमारा राजकीय चिन्ह है, इसमें 2 मछली अवध में मुस्लिम शासक के प्रतीक का ये वर्णन करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है, 1947 में इसको अपनाया गया। दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है, जो 1989 में अपनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये PYQ है, याद रखिएगा। आप यूपी पुलिस का अगर PYQ लगा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिला होगा। उसमें ये
जो उर्दू वाला है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ईयर पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? तो कथक है। और राजकीय खेल क्या है? तो हॉकी है। क्या है? हॉकी है। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपका बताया कि बिल्कुल बेसिक हम लोग चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे, आपको कहीं इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश का अगर हम लोग विस्तार की बात करें, अक्षांश देशांतर पे क्या विस्तार है, तो वो क्या है, अगर इस तरीके से ये पूरब है, ठीक है, ये पश्चिम है, और ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। तो बात करें 84 अंश 39 मिनट से 77 अंश 23 मिनट, ठीक है। इसके बाद 23 अंश 5 मिनट से 31 अंश 25 मिनट, ये इसका विस्तार लिखा हुआ है। तो विस्तार भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब उत्तर प्रदेश के नामकरण की बात आती है कि नामकरण इसका कैसे करा गया। तो याद रखिएगा, इसका नामकरण का बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। जब 1856 से 18 में इसको उत्तर पश्चिम कहा जाता था। 1870 से 1937 के बीच में अवध एवं आगरा प्रांत कहा जाता था। 1937 से 1950 के बीच में इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया, और 1950 से अब इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अपने दिमाग में बिल्कुल जहन में अच्छे से बैठा लीजिएगा। राजधानी का भी उसी क्रम में स्थान रहा है। तो दोनों का, ये दोनों जो चार्ट हमने एक जगह लगाए हैं, सिर्फ आपके याद करने के, मेमोराइज करने के लिए लगाए हुए हैं। राजधानी 1858 तक इसकी आगरा थी। कब? देखो 1856 से 1870 तक इसका राजधानी का क्रम था, ठीक है, नामकरण का क्रम था। अब देखो राजधानी का क्रम आ रहा है। तो 1858 तक क्या थी? आगरा थी। 1858 से 1921 में इलाहाबाद बनी। अब 1921 से अब क्या भाई, इसकी वर्तमान में लखनऊ है। तो राजधानी का भी क्रम आपको बिल्कुल इसी तरीके से याद रखना। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। इस समय आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करिए, आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट के साथ चीज़ें हम प्रोवाइड कराएंगे। बस आप लोग सिर्फ वीडियो को शेयर कर दिया करिए। चलिए, यहाँ तक हमारी चीज़ें समझ में आई होंगी। राजधानी का क्रम में हमने आपको ऊपर क्या बताया कि 1858 तक आगरा थी, फिर इलाहाबाद, फिर और लखनऊ। अब कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है, राजधानी के क्रम में भी पूछता है, क्या पूछता है कि ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी क्या है। तो उत्तर प्रदेश की जो धार्मिक राजधानी है वो है वाराणसी। तो इस क्रम को भी आपको याद रखना। जैसे हम चार्ट बनाए हैं ना, बिल्कुल कॉपी में अगर आप बनाना तो इसी तरीके से बनाना, वरना PDF आप इसका जरूर ले लेना। पूरा कंटेंट बिल्कुल फिनिश है, आपको ज़रूरत नहीं है इधर उधर भागने की। आपका जो 14 और 15 मार्च जो डेट मिली है ना SI के लिए, बिल्कुल रामबाण है। आप बस इसको अच्छे से पढ़ो और इसके बाद आप खूब MCQ लगाओ। हम ये कभी नहीं कहते कि आप बिल्कुल आप किसी भी चैनल से लगाओ और देखिए आपको रिजल्ट खुद ही मिलेगा। इतना सब बिल्कुल समाहित कर दिया गया, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत कतई नहीं पड़ेगी। विधायी या प्रशासनिक राजधानी क्या है? तो इसकी लखनऊ है। न्यायिक राजधानी क्या है? तो प्रयागराज है। धार्मिक राजधानी क्या है? तो वाराणसी है। आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी कानपुर है। तो ये राजधानी का भी आपको क्रम याद रखना है। राजधानी का भी हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अब देखो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था। देखो 1956 में इसका पुनर्गठन किया गया। उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम 17 हैं। जो 17वां नगर निगम था वो शाहजहांपुर बना था, जो 2018 में बना था। कुल मंडल 18 मंडल है। 18वां मंडल अलीगढ़ को बनाया गया था। लास्ट वाला हमेशा याद रखना। उत्तर प्रदेश का जो विभाजन हुआ 9 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके उत्तरांचल बनाया गया था। बाद में इसी को 2007 में इसका नाम बदल के उत्तराखंड रखा गया था। कहने का मतलब ये है कि जो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था वो कितने जिलों से अलग हुआ था? तो 13 जिलों को लेकर के। कितने? 13 जिलों को लेकर के अलग हुआ था। तो अब 2007 में पहले इसका नाम उत्तरांचल था, बाद में इसका नाम उत्तराखंड हो गया। उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता कितनी है? तो 67% है। महिला औसत साक्षरता 57% है। और पुरुष औसत साक्षरता कितनी है? तो 77% है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे समझा। अब उत्तर प्रदेश की सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर सीटों की लोकसभा की सीटें 80 हैं, राज्यसभा की सीटें 31 है, विधान परिषद की सीटें 403 हैं। अब 403 सीटों में 401 सीट क्या है? अभी वर्तमान में तो 403 सीटें हैं। एक सीट वो कौन सी थी? तो इस सीट का मनोनयन अनुच्छेद 334 के तहत राज्यपाल करता था, जिसे 104वें संविधान संशोधन यानी 2019 में हुआ उसके द्वारा इसको हटा दिया गया। यानी कि 104वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ था उसमें आपने देखा होगा कि लोकसभा की सीटें और उसमें आपने देखा होगा राज्यसभा की सीटें और इसमें विधानसभा की सीटें मनोनयन वाली हटा दी गई हैं। तो आप
कितनी सीटें बची, तो 4। बात करें कि अब इस समय कितनी सीटें बची, तो टोटल 403 सीट बची। ये जो मनोनयन वाली सीट थी उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने समझी, सीट के बारे में भी समझा। अब विश्व में केवल 4 देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है। वो कौन कौन से देश थे? अब इसमें तो पहले नंबर पे आ गया भारत, ये चाइना दूसरे पे हो गया, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद यूपी आता है। ठीक है, तो 4 कंट्री हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, अब इसी से एक जुड़ा हुआ था एनसीआर के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो एनसीआर को हम लोग देख लेते हैं। एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के कुल इसमें 8 जिले टोटल जो हैं, कितने हैं? 8 जिले हैं। उसमें बागपत, बुलंदशहर, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और हापुड़ शामिल है। क्या होता है एनसीआर? तो 1985 में राष्ट्रीय राजधानी मंडल बनाया गया है, जिसका उद्देश्य न कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में कोई कमी न रह जाए, उन्हें इस तरह से डेवलप किया जाए, क्योंकि दिल्ली भारत का केंद्र था और फिर दिल्ली के जो अगल बगल वाले पड़ोसी क्षेत्र जिले थे उनको इस तरीके से डेवलप किया जाए कि दिल्ली की सुंदरता और बेहतरीन बढ़े। उन्हीं जिलों को इसमें शामिल किया गया जो दिल्ली से सटे हुए हैं। ये तो यूपी के हो गए, ये किसके हो गए? यूपी के। अगर टोटल बात करें कि एनसीआर में कितने शामिल, तो एनसीआर में टोटल भारत के 30 जिले शामिल हैं, यानी कि इसमें 3 राज्यों के जिले हैं, जिसमें हरियाणा के 13 हैं, राजस्थान के 2 हैं और उत्तर प्रदेश के 8 हैं। यानी जो दिल्ली है, तो दिल्ली के जो अगल बगल के हैं जिले, उसके करीब वाले जिले हैं, वो 23 जिले हैं। ठीक है, 23 जिलों में 3 राज्यों के जिले हैं, हरियाणा के 13 हैं, राजस्थान के 2 हैं, उत्तर प्रदेश के 8 जिले सम्मिलित करे गए हैं। आई होप चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा एक्सप्रेसवे के बारे में बात कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के ही अभी एक्सप्रेसवे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के जो एक्सप्रेसवे के बारे में बात करते हैं, देखो, तो इसमें ये है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे नोएडा से बलिया टोटल 628 किलोमीटर का है। ये 2023 तक इसका कार्य पूर्ण हो गया था। कहाँ? नोएडा से बलिया। ये है हमारा कौन सा? गंगा एक्सप्रेसवे। अब ये हमारा जमुना एक्सप्रेसवे है, तो नोएडा से आगरा, इसी को ताज एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपने बहुत से एक्सप्रेसवे सुने होंगे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, नोएडा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, ये सारे एक्सप्रेसवे हैं जो चालू हैं। प्रस्तावित में भी आपने नाम सुने होंगे, तो हमने डाटा बहुत ज़्यादा कि आपको इससे ज़्यादा डाटा नहीं पूछता है। जैसे चित्रकूट एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे, जेवर एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे, ये सारे एक्सप्रेसवे हैं। और बिंद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मेरठ हरिद्वार लिंक एक्सप्रेसवे, चित्रकूट रीवा एक्सप्रेसवे, ये सारे प्रस्तावित एक्सप्रेसवे हैं। तो इनसे आपसे क्वेश्चन इतना ज़्यादा नहीं पूछता, तो लगभग 15 एक्सप्रेसवे टोटल हैं यूपी में। तो इतना डाटा आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, हमने आप लोगों के लिए कितना कंटेंट यहाँ पे तैयार करा। हमने पूरा आपको स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया? यूपी के बेसिक पढ़ाया। यूपी का पूरा हमने यहाँ पे बेसिक आप लोगों को समझाया। बेसिक में कोई भी इसमें पॉइंट ऐसा नहीं है जो यूपी से आप लोगों के लिए छूटा हो। ठीक है, पूरा यूपी के बारे में हमने, उनमें सीट हो चाहे एनसीआर के बारे में हो, ठीक है, सब कुछ हमने, एक्सप्रेसवे के बारे में हो, सब कुछ हमने यहाँ पे आप लोगों को क्या कंप्लीट करा दिया। अब हम लोग रामसर स्थल के बारे में बात करने वाले हैं। अगला पॉइंट हमारा रामसर स्थल, तो इसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं रामसर स्थल के बारे में। तो रामसर स्थल के बारे में देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल, भारत में कुल जो रामसर स्थल हैं वो कितने हैं? ये डाटा गलत लिखा है 82, ये 94 हैं। कितने हैं? 94, इसको सही कर लीजिएगा, 94 हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में 10 हैं और सबसे ज़्यादा जो रामसर स्थल है तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में कितने रामसर स्थल हैं? तो आप सभी जानते हैं कि जो तमिलनाडु में है वो कितने हो चुके हैं? वो हो चुके हैं 20, 16 नहीं है, ये 20 हैं। 2 डाटा इसमें आप करेक्ट कर लीजिएगा, 94 सबसे ज़्यादा है और तमिलनाडु में 20 हैं। तमिलनाडु में 20 हैं, ये बस आप इतना सही कर लीजिएगा। 94 टोटल हैं, उत्तर प्रदेश में 10 हैं और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है 20। जो उत्तर प्रदेश के 10 हैं वो आपसे पूछता है, जो उत्तर प्रदेश के 10 हैं वो आपसे पूछता है। अब वो कौन से हैं 10? समझो, मैप पे भी हमने दिखा रखा है, वैसे भी नवाबगंज पश्चिम अभ्यारण्य उन्नाव, पार्वती अर्गा पश्चिम अभ्यारण्य गोंडा, समन पश्चिम अभ्यारण्य मैनपुरी,
पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, सरसई नावर झील इटावा, ऊपरी गंगा नरौरा, बखीरा संत कबीर नगर, हैदरपुर हस्तिनापुर, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए बिल्कुल अच्छे से बता दिया। इसके अलावा मैप पे हमने दिखाया है, जैसे ये सांडी हरदोई वाला दिखाया है, ये अर्गा गोंडा पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, बखीरा संत कबीर नगर, ये समसपुर पक्षी अभ्यारण्य नवाबगंज, ठीक है, सरसई, ये सुर सरोवर समान पक्षी अभ्यारण्य, ये ऊपरी गंगा। आप लोगों को नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, PDF कंप्लीट आप लोगों को मिलेगी। बस आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, अच्छे से पढ़ के इसका रिवीजन करना है, और कुछ भी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, तो ये हम लोगों का रामसर साइट के बारे में था। ठीक है, बहुत ज़्यादा जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं बस आप उतना पढ़ लो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें रामसर साइट के बारे में पूरी रिसर्च ना करना, जो और चीज़ें होंगी वो करंट अफेयर में कवर हो जाएंगी। ठीक है, रामसर साइट के बारे में इतना जानना था। अधिकतम कितने हैं, यूपी में कौन है, कहाँ पे स्थित है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, टोटल 94 है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 20 है, यूपी में 10 है, जो 10 थे वो हमने आपको बताए। अब अगला है वन्यजीव अभ्यारण्य, इससे क्वेश्चन 100% आता है। अब हम लोग जब पढ़ते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य, समझ लो इसमें थोड़ी सी समझ लो बात यहाँ पे। तो आप वन्यजीव जो अभ्यारण्य पढ़ते हैं, तो वन्यजीव अभ्यारण्य में आपने सुना होगा कई इसमें वर्ड आते हैं, जैसे वन्यजीव अभ्यारण्य आता है, राष्ट्रीय पार्क आता है यानी नेशनल पार्क आता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आता है। लोगों को बड़ा सस्पेंस रहता है कि यार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, नेशनल पार्क क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। तो हमने आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार किया है कि आपको सस्पेंस नहीं रहेगा। अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं, देखो वन्यजीव अभ्यारण्य क्या लिखा है, वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर हमने लिख रखा है राष्ट्रीय पार्क, फिर हमने लिख रखा है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब देखो, जो वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं ये जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास स्थान होते हैं। यहाँ पे वनों की कटाई आप नहीं कर सकते हैं, शिकार नहीं कर सकते हैं, पशु आप यहाँ नहीं चरा सकते हैं। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं किसमें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। लेकिन जो नेशनल पार्क हमारे होते हैं, जीव जंतु वनस्पति और ऐतिहासिक वस्तुओं का ये संरक्षण करते हैं। यहाँ बिना अनुमति के प्रवेश नहीं होता, आप पशु नहीं चरा सकते, लकड़ी नहीं काट सकते, और शिकार भी नहीं कर सकते हैं, ये शिकार भी नहीं कर सकते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, तो जीव जंतु पौधे सूक्ष्म जीव तथा विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण प्रदान करते हैं। इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान दोनों इसी के अंदर आ जाते हैं। कहने का मतलब है, अगर हम इस तरीके से बनाए तो ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, और इसी के अंदर हमारा आ गया राष्ट्रीय पार्क, और इसी के अंदर हमारा आ गया वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये चीज़ आपने अच्छे से यहाँ पे समझी। चलिए, अब हम देखने वाले हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये चित्र में भी आप लोगों के लिए पूरा बना दिया गया है, तो आप चित्र से भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम जो वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे जो रेड से लिखा हुआ है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे ये चीज़ आपको पढ़ना है, चंद्रप्रभा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है चंदौली का राज्य का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य था, जो 1957 में बना था। इसके बाद महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य जो ललितपुर का है, राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्वेश्चन ऐसे ही क्रिएट होते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो मेरठ हापुड़ बिजनौर और अमरोहा के बॉर्डर में पड़ता है। यह राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ये सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, और ये सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये क्या है, ये सबसे बड़ा है, और ये क्या है, सबसे छोटा है। ये सबसे छोटा है, और ये पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये क्या है, पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच में है। सोहेलहेवा वन्यजीव अभ्यारण्य गोंडा में है। सोहागी बरबा वन्यजीव अभ्यारण्य महाराजगंज में है। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कछुआ के लिए बनाया गया है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य मिर्जापुर सोनभद्र में है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बांदा चित्रकूट में है। महावीर का हमने बता दिया, सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ललितपुर में है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य आगरा इटावा में है। और हस्तिनापुर वाला आप तो जानते ही है, मेरठ हापुड़ की बॉर्डर पे बनाया गया वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ये आपने मैप में समझा, ठीक है। जो हमने ये पॉइंट्स आपको टिक कराए, इनको आप जरूर याद रखिएगा। अब देखो, देश में अगर पहला
अगर पूछा जाए देश में पहली बार वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन्य जीव विहार यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना कब की गई, तो 1935 में की गई। इसका नाम था मोतीयूर वन्य जीव अभ्यारण्य, देहरादून। इसी का नया नाम हो गया राजाजी नेशनल पार्क। मोतीचूर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसी का नया नाम है राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो लखीमपुर खीरी में है। बहुत इंपॉर्टेंट है लखीमपुर खीरी में, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख महोत्सव, प्रमुख मेला और महोत्सव। हमने बताया 7 से 8 टॉपिक कवर करेंगे आपके। ठीक है। पीडीएफ सारी अपडेट करके बेहतरीन डाली गई है, आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए, प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में लगने वाले मेलों की संख्या कितनी है, तो 2250 है। सबसे ज़्यादा जो मेले हैं, मथुरा में 86 मेले लगते हैं। इसके बाद कानपुर में 80 मेले, फतेहपुर में 72 मेले। सबसे कम मेले जो लगते हैं वो पीलीभीत में लगते हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो मेले लगते हैं, कितने मेले लगते हैं लगभग एक साल में, तो 2250 मेला लगता है, जिसमें मथुरा में तो 86 मेला लगता है। मथुरा में कितने, 86 मेला लगता है। यानी हर साल अगर देखा जाए तो लगभग 8 मेले वहाँ पे लगते हैं, 7 से 8 मेले हर महीने वहाँ पे मथुरा में। ठीक है। अब जो कुंभ मेला है, कुंभ मेला के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कुंभ मेला के बारे में क्या है कि जैसे कुंभ मेला है तो ये महाकुंभ मेला लगता है जो विश्व का सबसे बड़ा मेला है, प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है प्रयागराज में। कुंभ प्रत्येक 6 वर्ष में प्रयागराज में लगता है और माघ मेला प्रतिवर्ष प्रयागराज में लगता है। ये कुंभ मेला था। आगरा में कौन कौन से, जैसे ताज महोत्सव लगता है, ये फरवरी महीने में लगता है। मुगल काली संस्कृति और ललित कलाओं का इसमें प्रदर्शन किया जाता है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, इसे पशु मेला है। ये क्या है, पशु मेला है। सुलहकुल मेला, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है, और फिर पूछता है बटेश्वर मेला है कि राम बारात मेला है कि कुंभ मेला है कि ताज मेला है। तो इस तरीके से आपसे ऑप्शन देता है, तो याद रखिएगा राम बारात मेला भी आगरा में ही लगता है। अगला हम लोग देखते हैं प्रयागराज में कौन सा लगता है, तो प्रयागराज में त्रिवेणी महोत्सव लगता है, कुंभ लगता है और प्रयाग उत्सव लगता है। वाराणसी में बुद्ध महोत्सव मेला लगता है, वाराणसी उत्सव लगता है, गंगा उत्सव लगता है, ध्रुपद मेला लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नक कटैया मेला लगता है, दशहरा में देव दिवाली उत्सव लगता है, ये भी मेला यहीं पे लगता है। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं सफाई महोत्सव इटावा में लगता है। सफाई महोत्सव कहाँ पे लगता है, इटावा में लगता है। कालिंजर मेला बांदा में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। सरहना मेला मेरठ में लगता है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। सैयद सलार मेला बहराइच में। बिठूर गंगा मेला कानपुर में। परिक्रमा मेला सीतापुर में। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में। कजली मेला महोबा में। कजरी मेला, देखो वो कजली मेला था, ये कजरी मेला है, ये मिर्जापुर में। कल्की मेला संभल में। लट्ठमार होली मथुरा में। काम्पिल मेला महोत्सव फर्रुखाबाद में। रामायण मेला अयोध्या में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है। तो आई होप ये चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अच्छा, आप लोग एक काम करिएगा, कमेंट करके हमें ये बता दीजिएगा कि जिस तरीके से हम एक पीडीएफ में कई चैप्टर्स लेकर के आ रहे हैं, इस तरीके से पढ़ाएं या फिर पीपीटी के फॉर्म में एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट करें। बस आप इतना कमेंट जरूर डालिएगा। यही तरीका ठीक है कि सिर्फ एक वीडियो में एक टॉपिक, ठीक है, ये आप कमेंट करिएगा। चलिए, अब उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए उनको भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन हुए, देखो अगर हम लोग बात करें कांग्रेस के अधिवेशनों की, तो जो कांग्रेस की स्थापना करी गई थी 1885 में करी गई थी, एयू ह्यूम के द्वारा करी गई थी, जिसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और ये पहले अध्यक्ष भी थे, जो बम्बई में 1885 में की गई थी। अब उत्तर प्रदेश में कुल जो 9 अधिवेशन हुए। अब 9 अधिवेशन में आपको ये 9 अधिवेशन हमने लिख रखे हैं। इलाहाबाद में 1888 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता चार्ज यूल ने की थी। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, पहले अंग्रेज थे। 1892 में इलाहाबाद में हुआ, फिर अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। 1899 में लखनऊ में हुआ, अध्यक्ष रामेश चंद्र दत्त थे। 1905 में बनारस में हुआ, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1910 में इलाहाबाद में हुआ, अध्यक्ष सर विलियम
वेंडर्स थे। 1916 में लखनऊ में अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। 1925 में कानपुर में हुआ अध्यक्ष सरोजनी नायडू। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन भी पूछता है। 1936 में लखनऊ में अध्यक्ष हुआ जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1946 में मेरठ में हुआ अध्यक्ष JB कृपलानी थे। तो आपको ये भी याद रखने, उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उत्तर प्रदेश में, उसको भी आपको याद रखना है। अब उत्तर प्रदेश में महाजनपद से भी क्वेश्चन आता है, तो आपको महाजनपद भी याद रखना है। टोटल अगर महाजनपद की बात करें तो 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा जो महाजनपद है वो कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद हैं। इनकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र 2 ग्रंथों से मिलती है। किसकी? महाजनपदों की। तो याद रखिएगा कौन से 2 ग्रंथ हैं? भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, ये दोनों ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है महाजनपदों के बारे में। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हैं। वो 8 महाजनपद क्या हैं वो आपसे देखो। मल्ल महाजनपद राजधानी कुशीनगर है एवं पावा। काशी ये वाराणसी का महाजनपद है, राजधानी इसकी वाराणसी। चेदी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र का में स्थित है, राजधानी शक्तिमती। पंचाल रुहेलखंड में स्थित था, राजधानी अक्षत्र एवं पंचाली थे। ये इस तरीके से पंचाल था तो ऊपरी और दक्षिणी में था, ठीक है। जैसे ये बता दें आपको, जैसे पंचाल में 2 राजधानियां लिखी हुई अक्षत्र एवं पंचाली, तो इस तरीके से था। तो जो उत्तरी पार्ट था वो अक्षत्र उसकी राजधानी थी, जो दक्षिणी वाला भाग था वो उसकी राजधानी थी पांचाली। सूरसेन महाजनपद इसकी राजधानी मथुरा है। कुरुक्षेत्र महाजनपद इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। आज का जो इंद्रप्रस्थ है वो दिल्ली है, तो कहीं कहीं आपको इंद्रप्रस्थ भी लिखा मिलता होगा दिल्ली में, ठीक है। कौशल राजधानी कौशल, वत्स राजधानी कौशाम्बी। ये उत्तर प्रदेश के महाजनपद थे। ये उत्तर प्रदेश के महाजनपद है, तो इनको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ये आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए, GS रिव्यू के नाम से है। कोई भी नोट्स लेने में दिक्कत है आप 87 26 36 25 33 ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें डिटेल आप मांग सकते हैं। आपको अच्छे से चीज़ें बता दी जाएंगी, समझा दी जाएंगी। तो नोट्स के लिए आप GS रिव्यू नाम से ही एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। इस तरीके से इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आपको बैच के बारे में डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF इसकी डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जो चैप्टर थे जो हमने इसमें लगभग चैप्टरों को कंप्लीट कर दिया। जो चैप्टर छूटे हैं वो हमने बताया कि आपको उसी तरीके से कंप्लीट करा दिए जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, बस आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि सर ये जो एक वीडियो में कई चैप्टरों को समाहित किया जा रहा है इस तरीके से पढ़ाएं, या फिर शॉर्ट में, ये शॉर्ट रिवीजन टाइप में है, या